नमस्कार आप सभी को। सहयोग समाचार के एक और नए दिन में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो न्यूज़ है वो शुरू करेंगे अमृतराज सर से। हमारी जो पहली न्यूज़ है, इस बार जो इंडिया है वो ब्रिक्स का होस्ट कंट्री बन रहा है 2026 के लिए। इस पे हम डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी हमारी न्यूज़ है वो हमारी न्यूज़ रहेगी, आपको बता दें कि जैसे ह्यूमन कैरेक्टर होता है, एनिमल कैरेक्टर होता है, तो हमारे पास एक ऐसा एनिमल है जिसे हम हॉर्स कहते हैं, जो ह्यूमन के बहुत पिछले, जब से ह्यूमन की सिविलाइजेशन शुरू हुई है तब से ह्यूमन का साथ देता हुआ आया है, तो वहाँ से है। और तीसरी रिगार्डिंग हमारी जो न्यूज़ रहेगी वो थंडरिंग साइलेंस कैन बी जॉयफुल, एक ट्री होगा जो हमारे न्यूज़पेपर में आता है, स्पीकिंग ट्री। स्पीकिंग ट्री, उससे हम अपनी न्यूज़ कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम बाइंड अप करेंगे। हमारा छोटा सा सेक्शन होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी जो पहली न्यूज़ है वो ब्रिक्स के रिगार्डिंग है। तो अभी जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा या सुना होगा कहीं ना कहीं पे कि इस बार जो इंडिया है वो ब्रिक्स का होस्ट कंट्री बन रहा है। और इसमें मुख्य बातें ये रही आज की कि जो हमारा आरबीआई है उसने एक गाइडलाइन जारी की है, या पीएम से एक रिक्वेस्ट भी की है कि आप जो है, जब ब्रिक्स कंट्री ब्रिक्स में जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो अस्थाई मेंबर हैं उसमें 5 ही हैं, बाकी ईरान भी जुड़ चुका है, तो हमारा जो ब्रिक्स का एक संगठन है या एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, वो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि ये हम जो यूरोपीय यूनियन है इसे देख रहा है कि यूरोपियन यूनियन पहले था, तो अब इधर जो एशियन कंट्रीज़ हैं इधर एक हो रहे हैं। तो इसे ये देखा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन को रिप्लेस करने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन बन के सामने आ रहा है। तो यूरोपीय यूनियन इस तरीके से देख रहा है। ट्रंप इसे, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं इस समय, कुछ उनके जो डिसीजंस है वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं। तो उसके रिगार्डिंग वो ऐसा देखते हैं। और इंडिया जब ब्रिक्स को होस्ट इस तरह 2026 में कर रहा है, तो उसमें आरबीआई ने एक ही बात कही है कि आप जो है वहाँ पे ये जो ब्रिक्स के अंदर जितने भी देश हैं उनके भी जो ट्रेड होता है, अगर वो डिजिटल करेंसी में होने लगे। डिजिटल करेंसी आप इससे ये मत समझिएगा कि क्रिप्टो करेंसी है, ये हमारा भारत का ई रुपया है, इसे हम क्रिप्टो करेंसी नहीं कह सकते, इसे डिजिटल रुपया कहते हैं, इसमें करेंगे। और आरबीआई ने सख्त कहा है कि इसे डी डॉलराइजेशन नहीं कहना है, क्योंकि अगर हम डी डॉलराइजेशन कहेंगे तो ये होगा कि डायरेक्ट हम अमेरिका को ऑफेंड कर रहे हैं। तो अमेरिका को नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा होता है और हम अमेरिका को बेचते बहुत सरप्लस में हैं और वहाँ से इंपोर्ट कम ही चीज़ें करते हैं। तो इसलिए हमारा भी वहाँ पे थोड़ा सा बच के कदम उठाना हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो ई रुपये को आगे लाना ही एक संकेत है डी डॉलराइजेशन का। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि अगर हम जितना भी हम से जो जितना भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं या जो भी तेल खरीदते हैं रसिया से या ईरान से, अगर वहाँ से हम 40% पेमेंट अगर ई रुपये में करने लगें, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा बेहतर होगी। और जो है अमेरिका जो होगा, जो उसका डॉलर है उसका प्रभुत्व भी कम होगा। तो इसीलिए एक, क्योंकि इसमें बताया जा सकता है कि जितने भी कंट्री हैं कोई ये नहीं कहना चाहता कि डायरेक्ट हम डी डॉलराइजेशन के ऊपर इंटरेस्ट शुड बी कम फर्स्ट सर। नेशनल इंटरेस्ट जो होते हैं वो पहले आते हैं, उसमें कोई दोस्ती या कोई दुश्मनी जैसी चीज़ नहीं होती। जैसे अमेरिका ने कहा कि भारत हमें सरप्लस में चीज़ें बेचता है और हमसे जो हमारे लिए है जो डेयरी, सबसे जो अमेरिका की जो सबसे बड़ी खुन्नस का कारण एक ये कह सकते हैं हम कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपने जो है डेयरी बाज़ार जो है, जो मिल्क उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे कि चीज़ हो गया या फिर मक्के का बाज़ार जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, वो अपने बाज़ार हमारे लिए खोल दें। लेकिन भारत को अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए सोचना पड़ रहा है कि हम अपने मार्केट, एग्रीकल्चरल गुड वाले मार्केट, उसके लिए ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की जो बैकबोन, इकोनॉमी की जो बैकबोन कही जाती है वो एग्रीकल्चर ही है, फार्मिंग सेक्टर ही है। तो अगर हम उसके लिए ये कर देंगे, तो क्योंकि वहाँ पे क्या है कि हम देख सकते हैं कि उस समय अमेरिका में इतनी ज़्यादा हाइब्रिड कल्टीवेशन हो रही हैं चीज़ों की, सारी चीज़ें हाइब्रिड हो गई हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो वहाँ के प्रोडक्ट हैं उनमें मिलावट आ गई है, और भारत में ऐसा नहीं है। और अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो पूरा एक नेटवर्क चेन है। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि भारत उन्हें जो चीज़ें एक्सपोर्ट करे वो शुद्ध चीज़ें एक्सपोर्ट करे, उसमें कोई मिलावट ना हो। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर अमेरिकी बाज़ार हमारे लिए खुल गए तो उसमें हमारा दुगना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक तो हमारे जो रीजनल फार्मर्स हैं, जो हमारी फार्मिंग इकोनॉमी है वो क्रैश कर जाएगी, और दूसरी बात जो हम चीज़ें उगाएंगे भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने सीधे कह दिया है कि अगर भारत किसी ऐसे मिलावटी प्रोडक्ट का उत्पादन करता है अपने यहाँ जिसके सीड्स हाइब्रिड हैं, तो हम वहाँ से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसीलिए जो है अमेरिका एक तरीके से भारत पर बार बार टैरिफ लगाया जा रहा है। तो हमारे आरबीआई ने इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मोदी जी से कहा कि आप क्या करिएगा, यहाँ की पीएमओ जो भी है उनके असिस्टेंट, उनसे एक गाइडलाइन में यही कहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक रुपया जो होता है, ई रुपया, इलेक्ट्रॉनिक रुपया जो हमारा होता है, इसकी बात करिएगा, डायरेक्ट डी डॉलराइजेशन की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि डायरेक्ट डी डॉलराइजेशन की तरफ जाने से क्या होगा कि अमेरिका डायरेक्ट समझेगा कि आप हमसे चैलेंज ले रहे हैं या आप हमसे डायरेक्ट जो है इंटरवेंशन कर रहे हैं।
कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। और कोई भी देश ऐसा नहीं चाहता कि अमेरिका से वो डायरेक्ट सामने आए कि नहीं हम अपनी करेंसी में जो है पे करेंगे आपको, डॉलर नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है तो अमेरिका का प्रभुत्व खत्म होता है। और कभी न कभी जैसे हमारे बीच ही होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है घर में कोई ऐसा आदमी आ जाए जिससे हमारे सम्मान को ठेस पहुँचे तो हम वायलेट करते हैं, हमारे बिहेवियर में रूडनेस आती है। तो ऐसा अमेरिका के साथ हो रहा है, लेकिन ये उनकी पावर एक्सीड की जा रही है, वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सर ये तो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो कंट्री के एज अ टर्म में आती है, जब ऑफिशियल्स इन सारी चीज़ों का डिसीजन करते हैं तो वो एक अलग तरीके से इसे टर्म को देखते हैं। तो इंडिया का भी स्टैंड हम देखेंगे कि क्योंकि अगर वो इस पीस ऑफ वोट में जाती है बाय द इनविटेशन ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, तो उसमें भी कुछ परसेंटेज ऑफ हमारा मतलब हमारा लॉस ही है। हाँ, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि मोदी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो उसके बीच में उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए जो अपने एग्रीकल्चर मार्केट है उससे जो फार्मिंग सेक्टर उसे ओपन कर दीजिए, हम आके अपने गुड्स वहाँ बेचेंगे। तो वो चीज़ें हैं, और अगर ना जाए तो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि हमारी ट्रेड जो है और हम इतना हमारे यूएस से जो एक तरीके से पुलिस मैन ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, तो वो भी हमारा थोड़ा डिस्टर्ब होगा। तो लेट्स सी कि इंडिया का स्टैंड उस पर क्या रहता है। तो इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो कैसे करते हैं एस जयशंकर जी हैं, और जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ पे वो अपने हिसाब से डिसीजन तो लेंगे ही, और हम आशा यही करते हैं कि जो भी डिसीजन लेंगे वो भारत के पक्ष में होगा। और दूसरी न्यूज़ की तरफ अगर हम चलें तो दूसरी न्यूज़ कोई मैम आप डिस्कस करेंगे? हाँ, ये न्यूज़ तो नहीं है सर, बेसिकली ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आने वाला द स्पीकिंग ट्री है, क्योंकि वी आर सीइंग कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ईरान में मोर देन 5000 पीपल हैव बीन किल्ड देयर, और फिर ये ट्रम्प का जो है, ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं। बट बिसाइड ऑल दीज थिंग्स, एज अ सिटीजन, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हमें ऐसे कुछ मोरल वैल्यूज़ पे तो बात करनी चाहिए। द पीस ऑफ माइंड, वी आर टॉकिंग अबाउट द पीस ऑफ माइंड। द हेडिंग ऑफ दिस थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज़ थंडरिंग साइलेंस कैन बी जॉयफुल। नाउ हियर व्हाट इज़ थंडरिंग साइलेंस? बेसिकली वी ऑल नो कि जब हमें शांत कराया जाता है, इन्फोर्समेंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन। सो हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट अमेरिकन प्रेसिडेंट। डिफरेंट न्यूज़ जो कि अमेरिका में हुई, अब मैम आपको बताएंगे एक ट्री के बारे में, जिसे स्पीकिंग ट्री भी हम कहते हैं। स्पीकिंग ट्री टाइम्स ऑफ इंडिया में आने वाला एक आर्टिकल तरीके से हम कह सकते हैं, द स्पीकिंग ट्री। वी ऑल नो दैट इन ईरान मोर देन 5000 पीपल हैव बीन किल्ड। इतने सारे राइट्स हो रहे हैं, और फिर गाजा का हम जान ही रहे हैं कि गाजा के लिए तो एक पीस ऑफ बोर्ड बना दिया गया है फ्रॉम अमेरिका, और ईरान का हम देख ही रहे हैं, और फिर इसके बाद यूक्रेन एंड रशिया, इन सब चीज़ों के बारे में तो हम देख ही रहे हैं। सो यस सर, बिसाइड ऑल दीज थिंग्स हमें कुछ ऐसी बात करनी चाहिए जो सिर्फ हमारे लिए, द पीस ऑफ आवर माइंड। तो उसी के लिए ये चीज़ है कि थंडरिंग साइलेंस कैन बी जॉयफुल। अब ये कैन बी जॉयफुल क्यों है, ये चीज़ें हम थोड़ा सा एलिब्रेट करके बताएंगे कि ये जो थंडरिंग साइलेंस है वो टर्म है बुद्धिज़्म का एक शब्द है, जिसको हम नोबल साइलेंस भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम साइलेंस को जो अब तक एक नेगेटिव फॉर्म में, एक नेगेटिवली इसे देखते आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ही गलत है। मतलब इसे कहा जाता है कि चाइल्ड कैन ओनली बी सीन नॉट टू बी हर्ड। मतलब जो बच्चे होते हैं उन्हें सिर्फ देखना चाहिए, कुछ कहना नहीं चाहिए। तो ये सारी इन्हीं की वजह से एक टर्म आता है कि इन्फोर्समेंट रेस्ट्रिक्शन। हमारे जो इसको एक तरीके से कहते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारी यहाँ पे दबा दी जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़रूरी होता है कि जब हमारे क्योटिक लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, ये देख रहे हैं इधर लड़ाई उधर लड़ाई, लेकिन जो आंतरिक जो एक तरीके से साइलेंस जो होती है वो ज़रूरी है, जो कि हमारी जो दिल की आवाज़ आती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर पीस ऑफ माइंड एंड फॉर आवर ग्रोथ ऑल्सो, वो ज़रूरी है। और उसी को कहा गया है नोबल साइलेंस। और नोबल साइलेंस को अगर एक टर्म में यूज़ करा जाए, एक फॉर्मूले में बांध दिया जाए, तो ये हो सकता है कि नोबल साइलेंस इज़ इक्वल टू पावर टू हील। मतलब अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने जो कॉन्शियस है हमारा उसे बेहतर वर्क कराने के लिए हमें स्टिल होकर के थोड़ी देर माइंडफुलनेस और थोड़ी देर हमें साइलेंस अपने आप को मेडिटेशन करना चाहिए। बता दें कि क्लास 9 या 10 की मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, वहाँ पे एक चैप्टर था कि 12 बजे अगर सब कुछ बंद हो दिया जाए, घड़ी भी
बंद हो जाए, मतलब घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी ना आए, उसमें पूरा संसार अगर साइलेंस हो जाए, साइलेंट हो जाए, साइलेंस में चला जाए, डीप साइलेंस में, तो आप महसूस करेंगे कि वो इतना बढ़िया, इतना मतलब ब्यूटीफुल मूवमेंट होगा कि अब आप उसे जी सकते हैं। जैसे और कहते हैं ना basically सर कि आवर माइंड इज क्राउडेड विथ लॉट्स ऑफ थॉट्स, है ना, हम हमेशा कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में ऐसे चले, हम अगर शांत बैठे भी हैं तो भी हमारा दिमाग नहीं शांत। इसीलिए लोग कहते हैं कि अपने सांस पर ध्यान दो, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। एक्सहेलिंग। तो इसमें होता बेसिकली मैम यही है कि जैसे कि इसमें जिस आर्टिकल में आपने बताया कि पूरा मेडिटेशन को डेडिकेटेड है, बिल्कुल। कि हमारा जितना पूरा डे है एकदम भागम भाग ज़िंदगी हो चुकी है, और पूरे अगर ग्लोबली देखें तो ग्लोबल पूरा एक तरीके से देखें तो पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, इकोनॉमी के पीछे, कि किसकी इकोनॉमी ज़्यादा है, किसकी इकोनॉमी कम है। तो इस आर्टिकल को अगर हम इकोनॉमी के बेस पर जोड़ के देखें तो क्या एक क्वेश्चन बनता है, क्या हमारी ज़िंदगी केवल भागम भाग की ही हुई है? हम पैदा हुए, फिर धीरे धीरे पढ़े लिखे, फिर ऑफिस गए, दफ्तर से घर आए, फिर सो गए, फिर रोज़ की वही ज़िंदगी, क्या इसीलिए हमारी ये ज़िंदगी बनी हुई ऐसी थी? माइंडफुलनेस और ये साइलेंस, ये- पावर ऑफ साइलेंस, पावर ऑफ स्टिलनेस, ये भी हो सकता है कि इसमें हमारे न्यू थॉट्स इग्नाइट होते हैं। हम पुरानी वाली जो वही है कि सोना खाना फिर उठना वाली जो ज़िंदगी है, उससे ऊपर उठ करके आउट ऑफ द बॉक्स हम चीज़ें सोचें। क्योंकि इसीलिए और कहा जाता है कि हमें- अगर आप सुबह 5 मिनट का मेडिटेशन करते हैं या शाम को सब कुछ करने के बाद अगर 1 घंटा अपने आप को देते हैं, तो आप देखेंगे शुरू में कि आप 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि आप अगर आंखें खोल के कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आंखें बंद करके आपको 5 मिनट के लिए बैठने के लिए बोल दिया जाए तो आपको शायद लगेगा कि दिस इज़ अ वेरी मच क्यूरियस मूवमेंट। उस समय Tough. आप बिल्कुल शांत नहीं बैठ सकते 5 मिनट के लिए। और यहाँ तो वी फियर ऑफ साइलेंस। कि इसे कहते हैं कि अंधेरे से डर लगता है, दरअसल अंधेरे से नहीं, सबसे ज़्यादा डर आपके अंदर ही अंधेरा भरा हुआ है। कि अगर आप 5 मिनट शांत नहीं बैठ सकते तो सोचिए कि पूरी ज़िंदगी आपने क्या जी है। जैसे कि बुद्धिस्ट में यही कहा गया कि आप शांत हो जाइए। इसीलिए बहुत सारे जितने भी हमारे इनलाइटेड पीपल हुए या जिनका नॉलेज अफेक्ट्स पे था, उन्होंने सब यही कहा कि वो नॉलेज गेन करने के बाद शांत हो जाते थे। लेकिन केवल शायद बुद्धा ही ऐसे थे जिन्होंने नॉलेज प्राप्त करने के बाद लोगों को बताया कि इस जो नॉलेज है, जो पीसफुलनेस है, इसे सबको महसूस कराया जाए। और पूरा आर्टिकल उन्हीं के जो है थॉट्स जो हैं इनमें So- इनबिल्ड किया गया है और आज पेपर में भी आया है। तो आपसे इसे एक मोरल यही लेना चाहिए, इस मोरल को आप कि वी शुड नॉट स्केयर्ड ऑफ साइलेंस, Yeah. we should think and just focus about this particular thing of mindfulness, so that we can ignite new thoughts in our life और हम जिंदगी को एक अलग नज़रिए से देखें। Because when the words of our heart, the words which is come within From our heart. from our heart, कुछ नए that's होते a different thing। वही चीज़ें ज़रूरी होती है हमारे लिए। So this is it। जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो अगर जन्म हुआ है तो कुछ भी करेंगे। तो एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि नदी कोई भी हो, हमेशा क्या निकलती है कि जो चोटी होती है पहाड़ की, एपेक्स से ही निकलती है। लेकिन अगर आप किसी भी नदी का उद्गम देखें तो पहाड़ ही होगा, हिमालय ग्लेशियर होंगे, हिमालयन ग्लेशियर होंगे, चाहे कहीं के भी ग्लेशियर हो सकते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे नीचे की तरफ ही आती है और लास्ट में समुंदर में ही मिल जाना होता है। बस वही हमारे अंदर होता है कि हमको करना कुछ है, तो क्या ही करें, पूरी ज़िंदगी हम भागते रहते हैं, लेकिन लास्ट में हमें मरना ही होता है। और सर और लेकिन इसके बीच क्या होता है, अगर हम नदी का पानी अच्छे से इस्तेमाल कर लें, या अगर हम उसे कहीं मोड़ के ऐसी जगह ले जाएं जहाँ जैसे रेगिस्तान में ले जाएं तो वहाँ हरियाली आ सकती है। उसमें कहा कि अगर नदी को हम शांत कर पाएँ, या कोई शांत तो खैर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जो शांति कर लिया फिर वो अपने आप में इनलाइटेड हो गया, वो तो साइलेंस हो ही गया। तो बेसिकली इस आर्टिकल में यही कहा गया है, इफ़ यू आर एबल टू सिट साइलेंटली फॉर 5 मिनट 10 मिनट, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, यू विल गेट टू नो द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस, और दैट क्वेश्चंस विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस एंड जॉय इन योर लाइफ। जैसे कि आप अगर 1 घंटे शाम को अगर मेडिटेट कर सकते हैं या शांति से बैठ सकते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि केवल वो 1 घंटा ही आपके दिन का था, बाकी 23 घंटे बेकार रहे। अगर आप 1 घंटा बैठ सकते हैं तो, और अगर 1 नहीं बैठ घंटे सकते 23 घंटे को चलाने के लिए इनफ 1 घंटे। और बहुत ही बेहतर तरीके और से। हमारे आयुर्वेदा में या हमारे मेडिटेशन जो साइंस है हमारी पूरी, जिसे हम इनर इंजीनियरिंग में कहते हैं, अगर इस पर हम फोकस करें तो इसमें बहुत बाकायदा बताया गया है कि आपके ब्रेन में क्या होता है कि आप दिन भर जब काम करते हैं तो एक लिक्विड होता है, वो फ्लूइड एकदम पूरा स्टोर हो जाता है। में भी ऐसा कहा जाता है कि वी शुड बी अ इनवर्ड लुकिंग कंट्री, क्योंकि हमें दूर बाहर आउटवर्ड लुकिंग कंट्री जो होती है वो हमेशा किसी भी मुद्दों में उलझी रह जाती है, और अपनी जो बेसिक टर्म्स है, जैसे कि हमने कल भी बात किया था अबाउट कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड एयर, हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे ध्यान देकर के क्या ही करेंगे सर, जब हमारा अपना खुद का जो बेसिक नीड्स है वो सही चीज़ें फुलफिल नहीं और हमारा क्योंकि अभी देखा जाए तो हमारे जगह जगह फ्यूल सब्सिडी जो है कहती है कि हमारे कूड़े साफ हो गए, हमारे यहाँ का पानी स्वच्छ है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ग्राउंड
रियलिटी अगर हम आके देखते हैं तो ग्राउंड रियलिटी में ये पता लगता है कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जब हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें दिखाई दे जाती है, वहाँ से लगाते हैं कि जहाँ एयर प्योरीफायर लगा है उसके पीछे डिटेक्टर लगा देंगे और दिखाएंगे 93 है, लेकिन आपको रोड पर चलते समय ये पता चलेगा आपकी आँखें जलने लगी हैं। हाउ वी कैन इमेजिन कि दीज डाटा आर डिसाइविंग अस, ये हमारे जो डाटा दिए जा रहे हैं यही हमसे चीट कर रहे हैं। तो ये बहुत श्योर थिंग है कि हमारे पूरे ज़िंदगी में क्योस ही हो गया है, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन इसके तरफ हम एक अगर स्टेप लें तो वो ये बहुत अच्छा होगा कि अगर हम साइलेंटली 1 घंटे बैठें, अगर अपनी इनर इंजीनियरिंग करें तो अपने आप को डिटॉक्स करेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसे नए थॉट हमारे अंदर आ जाएँ या हमारे माइंड में हम नए थॉट को इनकलकेट कर दें, जिसके तहत क्या हो सकता है ये समस्याओं का हमें सोल्यूशन मिल जाए, ये हो सकता है। और जो हमारी तीसरी न्यूज़ है वो एक अभी रिसेंट स्टडी है। ये भी जैसे न्यूज़ नहीं, एक फैक्ट है फैक्ट ही, आप फैक्ट के तौर पे जो इसे रिसर्च में हमें कर सकते मिली हैं है। और आप भी इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक न्यूली जनरेटेड स्टडी है या न्यूली अभी साइंटिस्ट द्वारा प्रोपाउंडेड की गई है और इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि हमारा जो यूनिवर्स है उसका अभी तक मात्र 4 से 5% जो हिस्सा है वो एक्सप्लोर किया गया है। रेस्ट पार्ट यूनिवर्स का जो है वो अभी एज इट इज़ पड़ा हुआ है, उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। और उनमें ह्यूमन एक था जिसके ऊपर ये आर्टिकल था और दूसरा एक जानवर है। एक जानवर तो कई थे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू होते ही हमारे साथ चले आए, जैसे कुत्ता हो गया और घोड़ा हो गया, बहुत सारी चीज़ें थी कि इनसे हमारी जो डेली बेसिस की नीड थी वो पूरी होती थी। और घोड़े के अंदर एक हम हमेशा से हमारे साथ जितने वॉर्स हुए उनमें वो बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करता हुआ आया है। चाहे हम महाराणा प्रताप के घोड़े की बात करें जिसका नाम चेतक है, चाहे हम झांसी की रानी के घोड़े की बात करें जिसका नाम कुंवर, चाहे बाबा भारती सुल्तान के घोड़े की बात करें, मतलब हमारे यहाँ घोड़ों का अपना एक उम्दा इतिहास रहा है। और उसी घोड़े को लेकर ईरान के साइंटिस्टों ने एक स्टडी की है और उसमें पता ये चला है कि घोड़े के अंदर ऐसे सेल्स या ऐसे इमोशंस या कहें कि उसके अंदर ऐसे सेंसर्स पाए जाते हैं जिससे ये ह्यूमन के नेचर को डिटेक्ट कर सकता है या ह्यूमन के बिहेवियर को डिटेक्ट कर सकता है कि ह्यूमन डरा हुआ है, ह्यूमन खुश है या ह्यूमन पीस में है या हाईएस्ट एपेक्स को प्राप्त हो गया है। उसके तहत उस स्टडी में यही बताया गया कि अगर पहले तो बता दें कि स्टडी कहाँ पर कंडक्ट की गई थी। तो पहली बार एक हॉरर फिल्म चलाई गई वहाँ के जो थिएटर्स थे, फिर उनमें कई लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए। एक सैंपल तब कलेक्ट किया गया जब वो आदमी एकदम नॉर्मल था, उसमें उसके पसीने के सैंपल ले लिए गए। और दूसरा सैंपल तब लिया गया जब वो हॉरर फिल्म चलती है तो उसमें बहुत डरावनी सीन्स आते हैं तो लोगों के पसीने निकल जाते हैं, उस समय के लिए गए। और उन दोनों जो स्वेट्स थे उसे ले जाके घोड़े के सामने जब रखा गया तो उसमें देखा गया कि जो आदमी नॉर्मल था उस स्वेट को जब घोड़ा स्मेल करता है तो वो कोई रिएक्शन नहीं करता, उसके अंदर कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब दूसरे स्वेट को स्मेल करता है वो जिसमें वो आदमी बहुत डरा हुआ था, और ऐसे कई एक्सपेरिमेंट किए गए, उसके बाद ये स्टडीज़ निकल के बाहर आती हैं। एक स्टडी तो नहीं की होगी साइंटिस्टों ने, कई स्टडी की होगी और लगभग 90% स्टडीज़ में ये कॉमन रहा कि जैसे ही घोड़ा उस स्वेट को स्मेल करता है जिसमें ह्यूमन डरा हुआ था, उसमें वो बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, घोड़ा उछलने लगता है। Like the horses can sense our emotions by their smelling, by their senses, by the smelling of our shoes. और ये हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ और भी जानवर होते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ हो गई, चींटियाँ हो गई, देखते हैं कि भूकंप आने वाला होता है या कुछ ऐसी एक्टिविटी होने वाली तो होती they है got aware. तो हनी भी जो होती है वो कहते हैं कि उल्टे पंख करके ज़मीन पे गिर जाती हैं, या फिर जो चींटियाँ होती हैं वो अपने बिलों से बाहर आ जाती हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी पूरी कॉलोनी को लेके बाहर वो कहीं और अपने आप क्या करती हैं, विस्थापित होने लगती हैं, कहीं और नया आश्रय ढूंढने लगती हैं। तो हमारे जानवरों के अंदर ऐसे सेंसेस पाए जाते हैं। So that's it for today. आज के सहयोग समाचार में बस इतना ही।